नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपने पॉलिटी जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज है, इसका तीसरा लेक्चर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो भारत की जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो भारत की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसके बारे में। साथ में जो भारत की में जो शासन प्रणाली लागू है, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इन सब के बारे में अपन ने पिछले दो लेक्चर में संविधान का विकास पढ़ लिया, संविधान सभा और उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में देख लिया, और जो साथ में क्या थी संविधान के भाग थे उनके बारे में देख लिया, है ना। और संविधान की जो महत्वपूर्ण कमेटियां थी उनके बारे में देख लिया। अब इस लेक्चर में इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। जैसे संविधान की शेड्यूल, अनुसूची, है ना, कि अनुसूची में क्या क्या पूछा जाता है, कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची में किस चीज से रिलेटेड है, ये चीज वहां से पूछ ली जाती है। तो अपन एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, तब अपने पास अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां थी? यानी 26 नवंबर, ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। उस दिन अपने पास कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। टोटल कितनी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 4 अनुसूचियां कब बढ़ी? क्वेश्चन है कि 4 अनुसूचियां कब बढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा, है ना। लेकिन अगर इसको डिटेल में देखना चाहें कि ये 4 अनुसूचियां कब बढ़ी, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बढ़ी, 8 अनुसूचियां शुरू में थी, फिर बनी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ये बात है 1951 की। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और विनोबा भावे, ये दोनों क्या कर रहे थे? एक आंदोलन चला रहे थे, भूदान आंदोलन, और राज्य में भूमि सुधार कर रहे थे। और उस भूमि सुधार को, यानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर रहे थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर रहे थे तो कुछ लोग कोर्ट में जा सकते थे। तो कोर्ट में जाने से बचने के लिए कि इन चीजों का, इन अधिनियमों का या इन नियमों का कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसके लिए एक अनुसूची तैयार की, 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में जिस भी आर्टिकल को डाल दिया, उस आर्टिकल के ऊपर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, है ना। इसके लिए 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लाया गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई। तो कौन सा अधिनियम? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो मैं सीए लिख रहा हूँ, इसका अर्थ है संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1951। इसके तहत बनाई गई थी कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना कि पहले संविधान संशोधन के तहत बनाई गई थी। इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे अभी कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्यों बनाई गई? तो 10वीं अनुसूची बनाई गई दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो विभिन्न दल, राजनीतिक दल, इनके विधायक इधर उधर होते रहते हैं। राजनीतिक दल राजनीति से बदलते रहते हैं कि आज इस पार्टी में, आज इस पार्टी में, पार्टियां चेंज करते रहते हैं। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए, इस चीज का कमांड करने के लिए, है ना, कि कब कौन सा राजनीतिक दल पार्टी बदल सकता है, कौन सा व्यक्ति पार्टी किस केस पे बदल सकता है, इसके लिए बनाया दल बदल नियम, दल बदल संबंधी नियम। तो किस अधिनियम के तहत बनाए थे? वो 10वीं अनुसूची के तहत बनाए थे, है ना। दल बदल संबंधी जो निहरताएं हैं वो 10वीं अनुसूची में बनाई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1985 के तहत ये काम किया गया। इसके बाद में 11वीं अनुसूची बनी। और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किससे रिलेटेड है?
दल बदल संबंधी अधिनियम से। इसके बाद में 11वीं अनुसूची बनी। 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज से संबंधित नियम है। किससे संबंधित, पंचायती राज, जैसे ग्राम पंचायतें हो गई, जिला परिषद हो गई, तो इन सबसे रिलेटेड नियम दिए गए हैं किसमें, 11वीं अनुसूची में। यह कब बनी, तो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1992। कौन सा, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके तहत 11वीं अनुसूची बनाई गई और इसमें ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है और इसमें टोटल 29 विषय हैं। पंचायती राज से रिलेटेड है, टोटल 29 विषय इसमें दिए गए हैं। एक और अनुसूची रह गई, वो अनुसूची है 12वीं अनुसूची। एक अनुसूची है 12वीं अनुसूची। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बनी, ये बनी 74वें संविधान संशोधन के तहत, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत, है ना। इसके अंदर क्या है, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, इसमें जोड़ी गई नगर पालिकाएं, यानी जो भी नगरीय निकाय है उससे रिलेटेड। ये पंचायती राज, ये नगरीय निकाय, ये किससे संबंधित है, पंचायती राज। ये नगर निकाय। पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं, यानी जो 11वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितने विषय हैं, टोटल 29 विषय हैं। जैसे पेयजल हो गया, इनसे रिलेटेड है ना। और नगर निकाय में कितना विषय है, टोटल 18 विषय हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। ये 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, ये दल बदल से रिलेटेड है। दल बदल से रिलेटेड है ना, तो दल बदल संबंधी कानून, दल बदल संबंधी कानून के लिए। इसके अलावा जो 90वीं अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है, तो इसको बोल देंगे अपन भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार, है ना, या कुछ जो विशेष अधिनियम है उनसे रिलेटेड, या भूमि सुधार बोल दो या बोल दो विशिष्ट अधिनियम। विशिष्ट अधिनियमों से रिलेटेड है। बाकी 90वीं अनुसूची, इन सभी अनुसूचियों के बारे में अभी अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कुल कितनी अनुसूचियां, कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में टोटल 20 भाग है। क्या भारत के संविधान में टोटल 20 भाग है? नहीं। अपन ने पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स है, कितने भाग है, वो पढ़े थे कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, टोटल 22 भाग है। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, अब 25 भाग हो चुके हैं। शुरू में कितने थे? 22 भाग थे, है ना। ये अपन ने पढ़ा था। जबकि ये क्या बोल रहा है कि टोटल 20 भाग है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है और शुरू में कितने थे? शुरू में 22 भाग थे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 390 अनुच्छेद। ये स्टेटमेंट भी साफ गलत है, क्योंकि भारतीय, अपन एक लेक्चर लेके आएंगे अनुच्छेदों के ऊपर, है ना, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 395, 395 भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद थे। और वर्तमान में अगर सभी अनुच्छेदों की गणना कर दी जाए छोटे छोटे मिला के, तो लगभग 465 या 462 के आसपास आते हैं। कितने थे? 462 के आसपास आते रहते हैं। बाकी जो मेन है वो 395, बाकी फिर बीच बीच में निरस्त होते रहते हैं, है ना। ये अपने को ध्यान रखना। ये ऑप्शन भी होगा अपना गलत। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अपन ने बात की 9वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन? पहले संविधान संशोधन। जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन 1 और 2 तो हो गया गलत, ऑप्शन 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से राज्यों की सूची उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है एक बार, है। यहाँ पर अनुसूची लिख देते हैं और उनका संबंध देख लेते हैं कि किससे है। अपने टोटल 12 अनुसूचियां हैं ना, जिसके बारे में अपन ने 4 अनुसूचियां देख ली, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां अपन देख चुके हैं। 8 अनुसूचियां और देख लेते हैं, इससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पहली जो अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र, जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन से? यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इनसे रिलेटेड जो भी कि इनका नाम क्या होगा, है ना, इनकी बाउंड्री कौन सी होगी, इनका क्षेत्र कौन सा होगा, है ना, इन सबसे रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए हैं वो प्रथम अनुसूची में दिए गए। तो प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी बातें हैं ना वो प्रथम अनुसूची में कही गई है। दूसरी अनुसूची, जो सेकंड अनुसूची है, इसमें क्या बात कही गई है? सेकंड अनुसूची में बात की गई है वेतन, है ना, कि राज्य में संविधान के साथ जो भी पदाधिकारी है कि इनका कितना वेतन होगा, ये दूसरी अनुसूची में बात की गई है ना। तो संघ के पदाधिकारियों का वेतन, है ना। यहाँ पर संघ का मतलब क्या है? संघ और राज्य दोनों, कि राजस्थान का भी आ गया और भारत का भी आ गया, है ना, इसे सारे राज्यों का भी आ गया। तो संघ के अंदर संघ के पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी बात, जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में बात की गई है इन पदाधिकारियों को शपथ भी तो दिलानी है। इन्होंने तो पहले ही वेतन की बात कर ली, इनको वेतन की बात की तभी ये माने कि हम क्या करेंगे, ये कार्यभार संभालेंगे, इसलिए अब इनको दिलानी है शपथ। तो संघ के पदाधिकारियों की संघ के पदाधिकारियों की शपथ कौन से आर्टिकल के तहत आएगी? तो ये कौन से अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। है ना, कौन सी अनुसूची के तहत आएगी? तीसरी अनुसूची के तहत आएगी। इसके अलावा अपन बात कर लें, एक मिनट, जो फोर्थ अनुसूची है, चौथी अनुसूची के अंदर क्या दिया हुआ है? चौथी अनुसूची के अंदर दिया हुआ है जो राज्यसभा सीटें हैं इनका बंटवारा कैसे होगा, है ना, कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 25, लेकिन यूपी में कितनी है? 80 के आसपास है ना, गुजरात में लगे, हरियाणा में लगे, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। तो कौन सी अनुसूची के तहत दिया हुआ है? तो ये फोर्थ अनुसूची के तहत दिया हुआ है। तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का वितरण, राज्यसभा सीटों का वितरण कौन सी अनुसूची के साथ किया गया है? 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है, फोर्थ अनुसूची के तहत। 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची जनजाति, जनजाति क्षेत्र हो गए और जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, है ना? जनजातीय क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र व जनजातियों से संबंधित प्रावधान
ये कौन सी अनुसूची में दिए गए? ये 5वीं अनुसूची में दिए गए। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया कि जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ 4 राज्य हैं, उनके बारे में छठे अनुसूची के अंदर बताया गया है। कौन कौन से? वो एक असम, एक त्रिपुरा, एक मेघालय और एक मिजोरम, है ना? तो अपन इनको बोलते हैं ममता, MAMP है ना, ममता। इसके तहत क्या दिया हुआ है? इसका हुआ है मेघालय, है ना, असम, यहाँ पर मिजोरम और एक है त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों से संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र के जो प्रावधान है वो दिए गए 6ठी अनुसूची के अंदर। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस करें। इसके अंदर क्या है? इसमें संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, इसमें कौन से विषय संघ सूची के होंगे? जैसे जनगणना आपने पढ़ा होगा, जब भी जनगणना पढ़ते हैं पहली लाइन यही पढ़ते हैं, जनगणना संघ सूची का विषय है। तो कैसे पता लगेगा कि जनगणना संघ सूची का विषय है? तो ये पता लगेगा, 7वीं अनुसूची बताएगी कि यार कौन सी सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय कौन बताएगा? 7वीं अनुसूची बताएगी। तो संघ व राज्यों से संबंधित प्रावधान, संघ व राज्यों से संबंधित प्रावधान, ये कौन सी अनुसूची बता रही है? ये 7वीं अनुसूची बता रही है। एक अनुसूची 8वीं अनुसूची, है ना, ये बताएगी अपने को राजभाषा। आठवीं अनुसूची अपने को बताएगी राजभाषा से रिलेटेड, है ना, कि राजस्थान ये 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची राजभाषा से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई है? 22 भाषाएं हो गई है, 8 भाषाएं और जोड़ दी गई है। तो पूछा जाता है कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई है? तो एक है 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत जोड़ी गई सिंधी भाषा। दूसरा है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत कौन सा जोड़ी गई? इसके तहत जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद में आता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, उसके तहत जोड़ी गई मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। टोटल 8 भाषाएं जोड़ दी गई, है ना। इसके अंदर आती है राजभाषा। यह हो गया 8 अनुसूची। 9वीं अनुसूची अपन ने पढ़ ली, भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून से रिलेटेड, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से रिलेटेड है। इस प्रकार टोटल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान में अवस्थित है। क्वेश्चन डील करते हैं। ये देखो भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा कौन सी अनुसूची देती है? पहली अनुसूची देती है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहली अनुसूची ऐसा ब्यौरा देती है, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची हो गई? पहली अनुसूची हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, निम्न से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रावधान, है,
संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रावधान क्या ये दिया हुआ है? शपथ का तो दिया हुआ है ना, किस किस की शपथ होगी, ये तो दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। फिर भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान, क्या ये भी दिया हुआ है? भाई बात तो सब, ये भी शपथ है तो ये भी दिया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। फिर राष्ट्रपति शपथ लेता है कौन से आर्टिकल के तहत लेता है? अगर अनुसूची में कोई शपथ नहीं ले रहा तो आर्टिकल में शपथ लेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है ना? संघ के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान, संघ के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान भी इसमें किया गया है। संघ के सदस्यों द्वारा जो भी शपथ ली जाएगी उसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति कहाँ शपथ लेता है? आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है ना, आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी है ना। तो अपन ये देख लेते हैं कि तो ये तीसरी अनुसूची में कौन कौन व्यक्ति शपथ लेते हैं। अभी तो अपन ने 3 व्यक्तियों के बारे में जाना, इनके अलावा भी कोई और व्यक्ति भी शपथ ले सकते हैं ना, उनके बारे में देख लेते हैं है ना, कौन कौन व्यक्ति शपथ लेते हैं। तो थर्ड अनुसूची, थर्ड अनुसूची, थर्ड अनुसूची किससे रिलेटेड है? पहली बात है ना, जो संघ के पदाधिकारी उनकी शपथ से रिलेटेड है ना। तो कौन कौन से पदाधिकारी शपथ लेंगे? तो यह है शपथ से रिलेटेड है ना, शपथ तो लेंगे जो संघ का जो भी मंत्री होगा, संघ स्तर पे जो भी मंत्री होंगे वो संघ का, संघ के मंत्री जितने भी संघ के मंत्री होंगे ना वो किसके तहत लेंगे? यानी संसद के जो मंत्री भारत पे जो भी कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं वो इस तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेंगे। इसके अलावा कौन? जो संसद के सदस्य हैं जिनको अपन एमपी बोलते हैं वो सब भी इसी के साथ लेते हैं शपथ है ना। संसद के सदस्य, संसद सदस्य जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? एमपी यानी सांसद, एमपी या सांसद, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, तो ये सभी भी इसके तहत शपथ लेते हैं। इसके तहत इसके अलावा कोई भी जो अभ्यर्थी है जो संसद सदस्य का चुनाव लड़ता है तो वो किसके तहत शपथ लेता है? तीसरी अनुसूची के साथ शपथ लेता है। यानी जैसे ही मैं 25 साल का होता हूँ, मैं अगर लोकसभा चुनाव के लिए अपना निर्वाचन फाइल कर देता हूँ तो मेरे को कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेनी पड़ेगी? मेरे को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी पड़ेगी। हालांकि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ले लूंगा। तो कौन सी अनुसूची? संसद सदस्य के अभ्यर्थी है ना? संसद सदस्य के जो अभ्यर्थी है वो कौन सी अनुसूची के साथ शपथ लेंगे? वो लेंगे तीसरी अनुसूची के तहत। अभ्यर्थी जानते हो? अभ्यर्थी कौन? अभ्यर्थी बोलते हैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट एग्जाम देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अभ्यर्थी बोलते हैं। तो ये भी तो एग्जाम ही दे रहे हैं, ये भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, एग्जाम ही दे रहे हैं, तो ये भी किसके तहत शपथ लेते हैं? ये भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय की जो भी जज है, जो भी न्यायाधीश है, वो चौथी अनुसूची के साथ शपथ लेते हैं। इसके अलावा है ना, कौन बैठा हुआ है? जो किए है, अपन क्या बोलते हैं? के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक है, ये भी पांचवी, ये भी तीसरी अनुसूची के तहत
शपथ लेता है। इसके अलावा और कौन व्यक्ति बच गया? अब ये हुए संघ के। अब राज्य पे आ जाते हैं। क्या संघ में मंत्री तो राज्य में भी मंत्री होंगे? हम तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि संघ में मंत्री तो राज्य में भी मंत्री, तो राज्य मंत्री। इसके अलावा अगर संघ में सांसद है तो राज्य में कौन है? एमएलए एमएलसी यानी विधानमंडल के सदस्य, यानी या तो विधान सभा के हो गए या विधान परिषद के सदस्य हो गए, उनको बोलते हैं विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल सदस्य। अब एमएलए का भी तो फॉर्म भरा जा सकता है ना, निर्वाचन एमएलए का भी तो फाइल किया जा सकता है। जरूरी नहीं मैं एमपी का ही चुनाव लड़ूं, मेरे को अगर टॉक से एमएलए का चुनाव लड़ना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं, तो उसकी भी मेरे को तीसरे अनुसूची के तहत शपथ लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये विधानमंडल विधानमंडल सदस्य के अभ्यर्थी, यानी विधानमंडल सदस्य के लिए जो अभ्यर्थी बनना चाहते हैं वो, है ना, वो भी शपथ ले सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो विधानमंडल सदस्य, इसके अलावा एक बात जाती है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं ना, वो है हाई कोर्ट के जज। तो हाई कोर्ट है के जज, यानी उच्च न्यायालय के जो जज है वो भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे आ गए कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ हो गई, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ हो गई, संघ के मंत्री की शपथ हो गई, तो ये सारे व्यक्ति जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, याद ध्यान रखना। देखो ये बोल रहा है सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में अभी अपन ने पढ़ा, सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में टोटल दिया हुआ है कि ये भी जो क्या बोलते हैं उसको, संघ और राज्य के बीच में जितने भी शक्तियों का बंटवारा होता है वो दिया हुआ है सातवीं अनुसूची में। तो विधायी शक्तियों, संघ विधायी शक्तियां, जितने भी विधायी शक्तियां हैं संघ और राज्य के बीच में, उनका वितरण कौन सी अनुसूची में दिया गया? विधायी और प्रशासनिक सब शक्तियों का वितरण दिया हुआ है। यहाँ पर विधायी शक्तियों की बात की हुई है ना सातवीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 1 में 3, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। क्वेश्चन सोल्व करने का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, है ना। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में क्या आ रहा है? दल परिवर्तन, तो डी में 2, ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये, तो ये हो गया अपना आंसर। बाकी अपन ने पढ़ा हुआ ही है कि 7वीं अनुसूची में क्या आ गया? विधायी वितरण आ गया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं आ गई। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण आ गया, है ना। और 10वीं अनुसूची में क्या आ गई? ये दल परिवर्तन की निहरता आ गई। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद में अपन एक अनुसूची पढ़ लेते हैं, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। नवीन अनुसूची की स्टोरी है कि जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद में जो संघ की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो किसमें जुट गए? वो जुट गए कि लोगों को भूमि दिलानी है। कुछ जमींदारों के पास बहुत ज्यादा भूमि है और लोगों के पास भूमि नहीं है, तो इसके लिए भूमि सुधार अधिनियम लाए गए, भूदान आंदोलन चलाए गए, ग्रामदान आंदोलन चलाए गए। तो इनके तहत भूमि ली जा रही थी जमींदारों से, है ना। अब जमींदार अपनी भूमि क्यों देंगे? वो कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो सरकार कानून बना रही है, और अगर जमींदार कोर्ट में चले गए तो सरकार का कानून तो अटक गया ना। तो सरकार क्या करती है? एक अनुसूची का निर्माण करती है, 9वीं अनुसूची, राष्ट्रीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। इसके अंदर क्या बोलती है कि इस अनुसूची में जो भी आर्टिकल आएंगे ना, उनको न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता, उन पर न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए ये अनुसूची बना दी 9वीं अनुसूची, और उसमें डाल दिए भूमि सुधार अधिनियम को, और वर्तमान में उसमें 282 आर्टिकल डाले हुए हैं जिनके ऊपर अपन केस नहीं कर सकते। ये क्या है? कब परिवर्तन में आई? ये परिवर्तन में आई फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम
1951 के द्वारा। इसके द्वारा 1951 के द्वारा। इसमें क्या है भैया, इसमें विशिष्ट अधिनियमों, विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों, विशिष्ट अधिनियमों व विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों का विधि मान्यकरण का विधि मान्य विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों का विधि मान्यकरण। ये भाषा है किसकी, अनुसूची की। अब इसको क्लिष्ट भाषा है, इसीलिए आइवर जेनिंग ने शायद संविधान को क्या कहा था, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। किसने, आइवर जेनिंग ने अपने क्वेश्चन करवाए हुआ। तो इतनी क्लिष्ट भाषा, ये समझ में नहीं आएगी कि विधि मान्यकरण क्या है। इसको सरल शब्दों में बोले जाए, क्योंकि न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते, जो इसमें जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, है ना। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक जो सबसे सिंपल उदाहरण है वह है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार एक्ट, जो भी भूमि सुधार कानून, जो भी भूमि सुधार अधिनियम बनाए जा रहे थे, उनको इस अनुसूची में डाल दिया कि इनको आप न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। बाद में जो 2007 में कोहल्लोवाद वर्सेस तमिलनाडु वाद होता है ना, इसमें जो अपवाद कहां से आ जाता है, इसके ऊपर जो केस होता है वो होता है कोहल्लोवाद। कोहल्लोवाद वर्सेज तमिलनाडु राज्य। कोहल्लोवाद वर्सेज तमिलनाडु राज्य, इसके अंदर क्या कहा जाता है, इस केस, ये कब हुआ था, 2007 में, है ना। 2007 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 क्या है, केशवानंद भारतीवाद, इसके बाद में जो भी आर्टिकल नवी अनुसूची में डाले गए हैं ना, उन सब पे क्या किया जा सकता है, उन सबको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो वो डेट भी याद रख सकते हैं अपन, 24 नवंबर को 24 अप्रैल 1973, है ना, कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसके अंदर डाले गए हैं नवी अनुसूची के अंदर, इन सबको क्या किया जा सकता है, इन सबको चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में जाके। तो ये था अपनी नवी अनुसूची, डिटेल हो गई इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया था, है ना, पुनर्स्थापित किया गया था। दोस्तों ये सबसे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुनर्स्थापित होता है, एक होता है पुनर्स्थापित, है ना, एक होता है पुनर्स्थापित, है ना। पुनर्स्थापित का अर्थ होता है री एस्टेब्लिश, है ना, यानी वापस स्टेब्लिश किया गया हो। और एक होता है स्टेब्लिश, इसको बोलते हैं पूर्व स्थापित, है ना। तो यहाँ पर जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन की, वो अच्छी थी, वो थी स्टेब्लिश। क्या थी, स्टेब्लिश, है ना। उसके आधार में क्या कहा गया है कि किसने स्टेब्लिश किया था इस आर्टिकल को। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। पर नेहरू भी बात कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे मिलकर क्या चलाते हैं, भूदान ग्रामदान आंदोलन ये चलाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना जवाहरलाल नेहरू। क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, अपन ने 7वीं अनुसूची की बात की, है ना, कि 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची के मध्य संघ व राज्यों के बीच का, संघ व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 7वीं अनुसूची को डिटेल में, है ना। 7वीं अनुसूची क्या है, 7वीं अनुसूची संघ व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा,
संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, है ना। अब कैसे? 3 प्रकार से। एक हो गए संघीय विषय, संघ की शक्तियां, कुछ राज्य विषय हो गए, कुछ ये समवर्ती सूची हो गई, एक हो गई संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची, है ना। तो संघ सूची ये कौन किसका विषय है? संघ सूची किसका विषय है? संघ सूची में केवल केंद्र ही कानून बना सकता है ना। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कल उठा, है ना, और जनगणना के ऊपर कानून बना दे, नहीं कर सकता वो। ऐसा केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संघ सूची के विषय हो जिन पे केवल संघ कानून बना सकता है। इसमें कितने विषय थे? जब संविधान बन रहा था तब इसमें 97 विषय डाले गए, 97 विषय संघ सूची में डाले गए। कितने विषय? 97 विषय संघ सूची में डाले गए। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हो गए? वर्तमान में 98 विषय हो गए। कितने? वर्तमान में 98 विषय इसमें हो चुके हैं। कितने विषय हो गए वर्तमान में? इसमें वर्तमान में इसमें 98 विषय हो गए, है ना। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो ये देखो, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। जैसे अपन ने बात की जनगणना, जनगणना किसका विषय? संघ सूची का विषय। इसके अलावा आप राजस्थान वाले अपना बैंक खोल सकते हो या नहीं? क्या अपनी रेल चला सकते हो? नहीं। रेल चला सकते हो, अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र से। बैंक खोल सकते हो, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, राजस्थान आ रहा है यार इसमें, तो बैंक तो खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए सेंटर ने अनुमति दी है, सेंटर ने खोला है वो बैंक, है ना। तो ये हो गया, बैंक नहीं खोल सकते आप। बैंक किसका विषय? बैंक सेंटर का विषय, रेलवे सेंटर का विषय है। इसके अलावा डाकघर इस सेंटर का विषय है। और, है ना, अपनी आर्मी तैयार कर सकते हो क्या राजस्थान वाले? पुलिस तैयार कर सकते हैं, आर्मी नहीं, तो रक्षा, ये सेंटर के विषय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विषय हो गए जो सेंटर के हैं, है ना। इसके अलावा जो दूसरी अनुसूची है वह राज्य सूची। दूसरी अनुसूची हो गई राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? पहले कितने विषय थे? पहले विषय थे 66। पहले कितने विषय थे? पहले विषय थे 66। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में राज्य सूची में 49 विषय। कितने विषय? 49। वर्तमान में राज्य सूची में 49 विषय, 49 विषय, है ना। पहले कितने थे? पहले थे 66। तो इस राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, है ना। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची में जो विषय आते हैं उनमें एक है पुलिस। कौन सा? पुलिस राज्य सूची का विषय है ना। एक आता है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य व स्वच्छता, स्वास्थ्य व स्वच्छता राज्य सूची का विषय है ना। इसके अलावा आता है, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं इसको यार, पुलिस आ गई, स्वास्थ्य व स्वच्छता आ गई। इसके अलावा कौन सा विषय आता है राज्य सूची में? राज्य सूची में ये कृषि। कृषि किसका विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है ना। कृषि हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट विषय राज्य सूची में आ गए। अगर अभी याद आते हैं तो एक दो विषय और इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची होती है वह समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं टोटल? समवर्ती सूची में टोटल अभी विषय हैं 52। पहले विषय कितने थे? 47। तो शुरू में 47 थे, वर्तमान में कितने? वर्तमान में 52 है ना। तो समवर्ती सूची में
वर्तमान में 52 है। लेकिन ये क्या है ना, जो चेंज होते रहते हैं, 98, 49, 52, ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन 97, 66 और 47 से ही पूछा जाता है ना। समवर्ती सूची में से आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना, आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है या समवर्ती, ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, इसमें संघ भी कानून बना सकता है ना। राज्य सूची में केवल राज्य ही कानून बना सकता है। आर्थिक नियोजन हो गया। इसके अलावा हो गई शिक्षा, जैसे राजस्थान में चलती है आरबीएससी, सेंटर पे चलती है सीबीएसई, है ना। तो शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा समवर्ती सूची में कौन से विषय और डाले जा सकते हैं? समवर्ती सूची में और कौन कौन से विषय डाले जा सकते हैं? इसमें डाले जा सकते हैं जैसे वन हो गया, है ना, तलाक हो गया, है ना, वन, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, ये भी आप ध्यान रखना है ना। तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, वन, ये सभी कौन से विषय हैं? ये समवर्ती सूची के विषय है ना। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी केवल सेंटर की है, जनगणना की सेंटर की है, जनगणना का काम सेंटर का है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये सेंटर का भी काम है, ये स्टेट का भी काम है। ठीक है, तो ये हो गए अपने सारे विषय। तो इस क्वेश्चन को देख लो कि संघीय सूची, इस 7वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है। संघीय सूची कितने विषय? 97। राज्य सूची कितने विषय? 66। समवर्ती सूची कितने विषय? 47। तो इसमें क्या आएगा? ACB, ACB। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। इसमें एक और विषय लिख सकते हो आप, पंचायती राज, है ना। पंचायती राज ये किसका विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? अभी पढ़ा अपने आर्थिक योजना, वही है आर्थिक नियोजन। ये कौन सी अनुसूची का है ना? ये कौन सी अनुसूची है? यह समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में ये संघ सूची में एक और आता है कॉर्पोरेट टैक्स, संघ सूची में लिख सकते हैं हम। संघ सूची ये रही, तो इसमें एक और लिख सकते हैं निगम कर, निगम कर, यह भी संघ सूची में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये टैक्स वगैरह जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है ये संघ लेता है, ये राज्य नहीं ले सकता। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अपन ने बात की सर, ये स्वच्छता और स्वास्थ्य ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अनुसूची की बात हो रही है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची? द्वितीय अनुसूची। क्या ये सही है? ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के तहत होता है? ये चौथी अनुसूची यानी 4th अनुसूची के तहत होता है। कौन सी अनुसूची? 4th अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। और दल बदल विरोध कानून ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, है ना। तो इसमें आ जाएगी 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना गलत है, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अपन ने पढ़ा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी निहत्ताओं या दल बदल संबंधी कानूनों से रिलेटेड है। तो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल संबंधी कानूनों से रिलेटेड है, दल बदल संबंधी कानून। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? दोस्तों भी अपन ने पढ़ा कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का?
राज्य सूची का विषय। इन पंचायती राज में जो भी कानून बनाएगी गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे कुछ सरकारों ने तो महिलाओं का आरक्षण 33% कर रखा है, कुछ सरकारों ने 50% कर रखा है, तो पंचायती राज में है ना, तो राज्य सूची का विषय है। इसमें अपन पंचायती राज देख लेते हैं। पंचायती राज कौन से अनुच्छेद के तहत? पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची? ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1992 द्वारा। टोटल कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो टोटल 29 विषय हैं। कितने? टोटल 29 विषय हैं पंचायती राज में, टोटल 29 विषय हैं। ठीक, इसके अलावा 29 विषय में कौन कौन से हैं? यार लोगों को अच्छा पेयजल होना चाहिए। अगर आप गांव के अंदर हो, है ना, तो सरपंच की जिम्मेदारी है, ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छा पेयजल मिले। क्या है? पेयजल, है ना, तो पेयजल एक चीज हो गई। इसके अलावा ग्रामीण विकास, है ना, गांव का जो विकास है वो भी पंचायती राज का विषय है ना। इसके अलावा गरीबी निवारण, गरीबी निवारण ये भी पंचायती राज का विषय। गरीबी निवारण ये भी पंचायती राज का विषय। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं होती है ना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन ये भी पंचायती राज के अंडर आता है ना। तो ये सारे, जैसे महिला कल्याण, महिला कल्याण ये भी पंचायती राज का विषय है ना। ये सब विषय पंचायती राज से रिलेटेड है। आप याद रख लो कि पंचायती राज में कौन सी विषय का है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित उपबंध किए गए? भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो जनजातियों और जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित उपबंध करती है ना। और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के लिए क्या करती है? इन राज्यों के लिए इन राज्यों की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इन क्षेत्रों के लिए कुछ प्रावधान करती है कि इन क्षेत्रों में जाके गवर्नमेंट किसी निजी कंपनी को क्या नहीं दे सकती? ठेका नहीं दे सकती खनन के लिए, है ना। तो इन सब चीजों से सुरक्षा देती है 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो ये क्या करती है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, सही बात है, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। 5वीं 6ठी अनुसूची राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करती है क्या? नहीं करती। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों, उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है। ये बात भी गलत है। सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण का काम नहीं, तो कौन सा काम? जनजातियों को उत्थान का काम है। कौन सी अनुसूची? तो ये हो गई अनुसूची 5 और 6 अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, अपने पढ़ा हुआ है पहले। ये क्वेश्चन सोल्व। देखो ये अनुसूचियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे जो अपनी प्रियम्बल है, अपनी जो प्रस्तावना है, जो अपने संविधान की आत्मा है, या सुभाष कश्यप की भाषा में कहें तो कि संविधान क्या शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। यानी कि संविधान या प्रस्तावना, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। यदि प्रस्तावना मूल है यानी उसका बेस है तो संविधान उस पर खड़ी हुई बिल्डिंग। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सुभाष कश्यप ने, है ना। अपन देख लेते हैं उसके बारे में, जिसको भारत के संविधान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो क्या है? ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को पढ़ते हैं अपन, है ना। ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद में ये पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है ना, ऊपर से नीचे तक पूरी प्रस्तावना लिखी है। इस प्रस्तावना में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को एक साइड में अपन डिस्कस कर लेंगे। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की भावना और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये कौन सी डेट थी? ये अपन ने जब संविधान सभा पढ़ रहे थे और संविधान का जो फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, संविधान निर्माण, तब अपन ने बात की थी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया था। तो ये डेट अपन ने वहां पे पढ़ ली थी। तो इसका आंसर तो हो गया अपना ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। तो इस एक्स की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा 26 नवंबर 1949। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। इसमें दिया हुआ है पहले तो हम भारत के लोग, क्या दिया हुआ है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो भाई भारत के लोग हो तो क्या कहना चाहते हो? भारत के लोग हो तो ये भारत के लोग बोल रहे हैं कि ये भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। इतनी जो भी सारी बात कही है ना, ये किसने कही है? भारत के लोगों ने कही है कि हम तुमको स्वतंत्रता देंगे 5 प्रकार की। तो कौन दे रहे हैं? भारत के लोग दे रहे हैं। ये प्रतिष्ठा, अवसर की समानता कौन दे रहे हैं? भारत के लोग दे रहे हैं। तो हम भारत के लोग ये सब काम करते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो मतलब हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि जो संपूर्ण सत्ता है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। संविधान की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। संपूर्ण सत्ता किसमें निहित है? निहित है जनता में, जनता में निहित है ना। यानी ये जो चीज दी हुई है ये संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान का उद्देश्य है, यानी इसी के ऊपर पूरा संविधान टिका हुआ है। और इसी के अंदर एक बात की जा रही है कि हम भारत के लोग, है ना। यानी क्या बोल रहा है कि संपूर्ण सत्ता किसमें? जनता में निहित है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है भारत, है ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? भारत शब्द का प्रयोग, जो भारत शब्द है इसका प्रयोग, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो दिया हुआ है हम भारत के लोग भारत को, इसके अलावा भारत का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, है ना। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसके अलावा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो क्या इसमें सारी लाइनें पहले से लिखी हुई थी? नहीं, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो बाद में जोड़ी गई। कौन सी चीजें जोड़ी गई? इसमें जोड़ा गया एक ये समाजवादी जो लिखा हुआ है ना, ये बाद में जोड़ा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को समाजवादी नहीं था, इस प्रियम्बल में समाजवादी शब्द था ही नहीं। और कौन सा शब्द नहीं था? और शब्द नहीं था। ये पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है ना, ये शब्द भी इसमें नहीं था। और जो ये अखंडता शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पे गया अखंडता? ये शब्द भी प्रियम्बल में नहीं था, ये बाद में जोड़े गए। तो कब जोड़े गए? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान में क्या क्या जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता ये शब्द इसमें जोड़े गए, है ना। तो क्या हो गया? प्रभुत्व संपन्न, पहले क्या था? केवल प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, समाजवादी, अखंड, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं थी। ये सब तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कितने प्रकार के न्याय दे रखे हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब अपन इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना। कितने प्रकार के न्याय दिए हुए? इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कौन कौन से? देखो,
ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से न्याय दिए हुए हैं, कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। तो न्याय यहाँ पर अपन बात कर लें, न्याय दिए हुए 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नैतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है भारतीय संविधान में? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, ये भी देख लो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कर्म भी याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनका कर्म पूछ लिया जाता है कि किस कर्म में दी हुई है ना। वैसे ही स्वतंत्रता का कर्म पूछ लेता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये कर्म है इनका, है ना। एक सीक्वेंस में याद रखना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है? स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता दी हुई है 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में जो प्रिएम्बल है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं समता। भारतीय संविधान में समानता शब्द का यूज नहीं किया गया है, समता शब्द का यूज किया गया है। किसका? समता। प्रिएम्बल में समता शब्द का यूज किया गया है। समता का अर्थ होता है इक्विटी और समानता होती है इक्वेलिटी। इक्विटी और इक्वेलिटी दोनों में डिफरेंस होता है ना। भारतीय संविधान में समता शब्द का यूज किया गया है। तो कितने प्रकार की समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा की व अवसर की। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ये भारतीय प्रिएम्बल में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या चीज दी हुई है ना? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता कौन सी? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ानी है। इससे दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इसको आत्मार्पित, ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें पूछ ली जाती है प्रिएम्बल से कि भारतीय संविधान से क्या क्या चीजें हैं। तो ये भी आप देख सकते हो सारी। और इसके अलावा जो 2 चीजें और पूछी जाती है वो है इस कौन सी स्वतंत्रता है, कौन सी समता है ना। तो ये भी अपन ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी। क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। जो व्यक्ति अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा चीजों को, है ना, व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ेगा, वो क्वेश्चन को गलत करेगा। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। इसने पूछा कि 26 नवंबर 1949 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी। ये नहीं पूछ रहा कि वर्तमान में क्या है। वर्तमान में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथनिरपेक्ष राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लेकिन वर्तमान में ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कैसा था भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को कैसा था? तो यार अपन ने पढ़ा कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द कब जोड़े गए? ये शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़े गए थे, है ना। ये 3 शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत जोड़े गए थे। तो पहले कैसा था? अगर इन दोनों शब्दों को हटा दो तो मैं कैसा बचेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेगा वो क्यों इसको गलत कर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है ना, फिर बोलेगा कि आंसर की गलत है, क्योंकि आंसर की क्या है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है ना। कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है? 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। समानता कितने प्रकार की दी हुई है ना? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की समानता दी हुई है ना। और जो भ्रातृत्व है वो कितने प्रकार का दिया हुआ है? भ्रातृत्व 1 प्रकार का दिया हुआ है। ये देखो भ्रातृत्व कितने प्रकार का, भ्रातृत्व कौन सा होगा? बंधुता है ना। तो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता कौन सी? अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कितने प्रकार की बंधुता दी हुई है? 1 प्रकार की बंधुता दी हुई है, अपने को ध्यान रखना है ना। तो 1 प्रकार की बंधुता दी हुई है। तो 3 प्रकार का क्या? न्याय। 3 प्रकार का न्याय है। ये स्वतंत्रता हो गई, ये क्या हुआ? ये पूछ लिया, समानता पूछ लिया, ये कितने प्रकार की समानता है, और ये पूछ लिया बंधुता। बंधुता या भ्रातृत्व एक ही बात है ना। तो ये देखो 3 5 2 1, 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है आप सोच सकते हो है ना। अगर आप केवल फॉर्मेलिटी करके पढ़ के जा रहे हो प्रियम्बल को तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है ना। देखो भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता। क्या जोड़ी गई? अखंडता है ना। तो ये 3 चीजें हो गई ना। तो ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। 2 चीजें दी हुई है, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद जोड़ा गया था, अपन ने पढ़ा था कि समाजवादी जोड़ा गया था ना। क्या ग्राम स्वराज जोड़ा गया था? नहीं, ये जोड़ा गया था। ये अंतर्निरपेक्षता, ये जोड़ा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या ये जोड़ा गया था? नहीं, ये पहले से ही था। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जामिनर भी जब पेपर सेट करता है तो कुछ गलतियां करता है। कौन सी गलतियां करता है? वो पंथ निरपेक्षता की जगह लिख देगा धर्मनिरपेक्षता। क्या लिख देगा? धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की जगह धर्मनिरपेक्षता लिख देगा। भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का, ये प्रस्तावना में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का नहीं लिखा हुआ है ना, उल्लेख नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन संविधान क्या करता है, वो एग्जामिनर धर्मनिरपेक्षता लिख देता है, जबकि पंथ निरपेक्ष है। दोनों शब्द अलग अलग है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो उसमें वीडियो बनाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। है ना। देखो अपन ने हिस्ट्री के जब लेक्चर लिया था तो अपन पढ़ रहे थे कि 13 ये क्या बोलते इसको, संविधान सभा का लेक्चर ले रहे थे। संविधान सभा में कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव मोशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आगे बढ़ के क्या बनता है, वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आधारशिला बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका बन जाता है, संविधान की आधारशिला बन जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव
अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। बात है 13 दिसंबर 1946 को, है ना, संविधान सभा का जो अधिवेशन होता है, संविधान सभा का अधिवेशन में, है ना, जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, कौन, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ऑब्जेक्टिव मोशन, है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और यह बोला जाता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, ना, क्योंकि ये भारतीय संविधान की आंखें हैं। इस प्रकार से इसका कुछ कोटेशन देके संविधान का निर्माण किया जाता है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में किसका निर्माण करती है, बाद में जो भारत की प्रस्तावना है उसका निर्माण करती है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का निर्माण करती है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का निर्माण करती है। दूसरी है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अनजस्टिसेबल नहीं है। दोस्तों, जो प्रस्तावना है इसके बारे में कहा जाता है यार इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना की कोई भी एक चीज है उसको जाके आप न्यायालय में चुनौती दे दो, यार ये चीज तो यहाँ पे गलत लिखी हुई है ना। इस चीज प्रस्तावना के आधार पे बोल दो कि यार कुछ लोग तो भारत की अखंडता का निर्माण करने के लिए कार्य ही नहीं कर रहे, है ना, क्षमता नहीं बढ़ा रहे, है ना। दो प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये नहीं दे रहे। बहुत सारी जगह आरक्षण को समाप्त करने की बात चल रही है ना, तो वो लोग समता के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वो समता के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो यार ये प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, जाते हैं कोर्ट में केस कर देते हैं कि ये लोग प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग जरूर है ना, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। यानी इसके आधार पे आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये लोग ये काम खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, ये खराब एक्ट है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट बना दिया तो प्रस्तावना की जो मूल ढांचा है, प्रस्तावना की जो मूल अभिव्यक्ति है उसके खिलाफ जा रहा है, तो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इस आधार पे ये प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहा है, यानी प्रस्तावना से अपन किसी भी आर्टिकल का खंडन नहीं करवा सकते, आर्टिकल के ऊपर केस नहीं करवा सकते, है ना। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य प्रकृति का अर्थ होता है कि जिसके आधार पर अपन केस कर सकते हैं, न्यायालय में वाद कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। कि इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता क्या, ये इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। ये बात तो सही है कि न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। क्या इसका संशोधन किया जा सकता है, ये बोल रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी अभी अपन ने पढ़ा कि 42वीं संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये अखंडता। तो इसमें संविधान संशोधन तो किया जा सकता है, ये आंसर होगा गलत। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। अभी अपन ने बात की कि कोई भी प्रावधान होगा, कोई भी आर्टिकल होगा ना, उसको ये उद्देशिका के आधार पे रद्द नहीं करवाया जा सकता, है ना। ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन 3 गलत है। इसने क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 ये ऑप्शन है अपना सही। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो अपनी प्रियम्बल है इसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा ये किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना या जो उद्देशिका है, प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो फिर एक व्यक्ति का नाम है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, है ना।
भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बोला कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान में किसमें आता है? भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकारों के अंदर। मूल अधिकार उसमें आर्टिकल है आर्टिकल 32, उसमें दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके लिए कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी जो सभी साथी है वो क्या बोलते हैं? सभी साथी बोलते हैं कि यार संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या? ये उद्देश्य का संविधान की आत्मा है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बोलते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जाए भीमराव अंबेडकर पे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 संवैधानिक ये संविधान की आत्मा है। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है संविधान की आत्मा, इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको गलत मत करना। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को यहाँ पे एक साथ डिस्कस कर लिया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं अपन, के एम मुंशी। के एम मुंशी, के एम मुंशी ने कहा ये क्या है? सभी उद्देश्य का क्या है ना? प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है के एम मुंशी। तो इसके बारे में भी अपन को ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, है ना। बेरुवाड़ीवाद हो गया 1960, या एनके गोपालनवाद हो गया। इन सब वादों के अंदर ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। प्रस्तावना तो ये अलग चीज है, संविधान का भाग नहीं है। संविधान शुरू होता है भाग 1 से भाग 22 यानी भाग 25 तक चलता है ना। संविधान का भाग है ही नहीं प्रस्तावना, ऐसा बोल रहा है बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय, या एनके गोपालनवाद में सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन केशवानंद भारतीवाद होता है 1973 में। केशवानंद भारती, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973, है ना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है? केशवानंद भारतीवाद 1973 इसमें बोलता है प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे बोल देता है भाई इसमें केशवानंद भारतीयवाद में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, मौलिक ढांचे का सिद्धांत या मूल ढांचा सिद्धांत, मूल ढांचा सिद्धांत, मूल ढांचा सिद्धांत, जिसके बारे में अपन अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मूल ढांचा सिद्धांत क्या है। इसके ऊपर क्या होगा? मूल ढांचा सिद्धांत के अंदर बोला गया कि जो भी चीजें संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर रखती है ना, कि जिनके ऊपर संविधान टिका हुआ है, वो सब मूल ढांचे में आते हैं। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन होगा, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का, ये सब चीजें मौलिक ढांचा है ना, मूल अधिकार, ये सब मौलिक ढांचा है। वैसे ही प्रस्तावना भी क्या है? संविधान का मूल ढांचा है और ये संविधान का भाग है, ऐसा बोलते हैं केशवानंद भारतीवाद में। और केशवानंद भारतीवाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके अगर मैं कोटेशन को कोट कहूं तो उन्होंने बोला था कि संविधान नामक जो ये प्रासाद है, ये प्रस्तावना नामक चट्टान पे टिका हुआ। संविधान नामक प्रासाद
प्रस्तावना नामक एक जो क्या बोलते हैं चट्टान है, इस पे टिका हुआ है। अगर ये प्रस्तावना, अगर संविधान से प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो ये पूरा जो संविधान है यही उथल पुथल हो जाएगा और एक दिन गिर जाएगा। ऐसा बोलते हैं केशवानंद भारतीवाद के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? दोस्तों अपनी प्रियम्बल से संबंधित जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए है ना, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं प्रियम्बल को भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एक और चीज, शासन प्रणाली। तीसरा पॉइंट है आज का अपना, शासन प्रणाली। पहले अपन ने अनुसूची की बात की, फिर प्रस्तावना की, अब शासन प्रणाली की बात करेंगे। शासन प्रणाली में कि कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ना, कौन सी संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, परिसंघ क्या होता है, अर्धसंघ क्या होता है ना, कि कैसी व्हीलर ने बात को परिसंघीय कहा, कैसे कहा, ये सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे है ना। इसने पूछा कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का मतलब यहां से होता है स्टेट। भारत भी एक राज्य है ना, राज्य। अपन बात करते हैं राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है? राज्य मीन्स स्टेट है ना। कोई भी जो राजनीतिक संस्था है या राजनीतिक संघ, कोई भी राजनीतिक संस्था या राजनीतिक संघ, कोई भी राजनीतिक संस्था या राजनीतिक संघ राज्य होता है यदि उसमें 4 आदर्श तत्व है ना। 4 तत्व है राज्य के, क्या है इसके 4 तत्व है। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के 4 तत्वों में यार अब सबसे पहले जनसंख्या तो होनी चाहिए। अब राज्य में अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो कहीं का राज्य, तो उसमें होनी चाहिए जनसंख्या। राज्य में क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या तो मेरे पास बहुत है लेकिन मेरे पास भूमि नहीं है, तो भूमि भी होनी चाहिए, निश्चित भूमि क्षेत्र होनी चाहिए ना, निश्चित भूमि क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी जो आवश्यक तत्व है, क्या जनसंख्या भी हो गई, भूमि भी हो गई। जैसे मेरा गांव है, इसमें जनसंख्या भी है, इसमें भूमि भी है, तो क्या ये राज्य गांव को राज्य बोल देगी? नहीं, इसमें होनी चाहिए सरकार। क्या होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए सरकार है ना। क्या होनी चाहिए? सरकार इसमें भी होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति इसकी सरकार संभालना चाहिए। अब भारत था 1947 से पहले अपन जाते हैं, जब आजाद नहीं होता, भारत के पास जनसंख्या थी, निश्चित भूमि क्षेत्र थी, भारत के पास सरकार भी थी, यानी ब्रिटिश का शासन था, थी तो सरकार, तो क्या वो राज्य था? वो राज्य नहीं था। तो उसके लिए एक और तत्व चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है संप्रभुता। क्या है? श्योरिटी, संप्रभुता। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है सेवर्निटी, संप्रभुता। ये क्या होती है? संप्रभुता होती है कि आंतरिक व बाह्य मामले में आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है ना, आपके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकता। तो आंतरिक व बाह्य मामले, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो तो उसको बोलते हैं संप्रभुता है ना। जैसे 1947 से पहले भारत जनसंख्या थी, निश्चित भूमि क्षेत्र था, सरकार थी, लेकिन क्या संप्रभुता थी? नहीं। भारत की जो गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारा काम कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश क्राउन था उनके द्वारा किया जाता था, उनके द्वारा प्रेशराइज किया जाता था। संप्रभुता भारत के पास नहीं थी। 1950 के बाद में भारत के पास क्या आई? संप्रभुता आई, और आज भारत जो चाहे वो कर सकता है ना। तो इस बाहर से कोई दबाव है कि भारत के ऊपर? कोई दबाव नहीं है। आज अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दे, तोड़ सकता है, चीन से सारे रिश्ते तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, ये उसकी संप्रभुता है ना। तो ये 4 चीजें होनी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? संप्रभुता तो मोस्ट इंपोर्टेंट होनी ही चाहिए। बाकी चारों आवश्यक तत्व है। तो स्टेट, भारत भी एक राज्य है। राज्य एक होता है राष्ट्र, राष्ट्र भावनात्मक अभिव्यक्ति है,
श्रीलंका और भारत एक ही राष्ट्र है क्योंकि एक प्रकार की सांस्कृतिक बोली है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जबकि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा। तो भारत के भारत एक राज्य है, राजनीतिक संस्था है ना भारत। भारत के पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूमि क्षेत्र भी है, सरकार भी है और संप्रभुता ये भी है। चारों चीजें होनी चाहिए। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होगा? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की गई है? है ना। तो भारत के संविधान में शासन प्रणाली किस प्रकार से होगी? जो लोग शासन करेंगे वो कौन से प्रकार के लोग होंगे? क्या एक ही व्यक्ति जाके बैठ जाएगा भारत के ऊपर, जैसे राष्ट्रपति है, क्या वो सब कुछ संभाल रहा है? नहीं, राष्ट्रपति भी संभाल रहा है और प्रधानमंत्री भी संभाल रहा है, तो मुख्यमंत्री भी संभाल रहा है, सबके पास है ना। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी? संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली, है ना। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है जिसमें देश का जो विधायिका और कार्यपालिका है, यानी व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है, दोनों अलग अलग होती है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी मर्जी से मंत्री चुनता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्री चुनता है और सरकार चलाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अपन क्या करेंगे? लोग किसको चुन लेंगे? लोग एमपीज को चुन लेंगे और वो सब बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे व्यवस्थापिका, यानी विधायिका या व्यवस्थापिका बनाएंगे। उसी व्यवस्थापिका में से कुछ व्यक्तियों को चुनेंगे, राष्ट्रपति कुछ व्यक्तियों को चुनेगा और उनको बनाएगा मंत्री, और उन्हीं मंत्रियों में से एक व्यक्ति बन जाएगा प्रधानमंत्री, है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है। अमेरिका की जैसी व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति को जनता ने चुन लिया, अब इसके बाद में क्या होगा? अब राष्ट्रपति कुछ लोगों को चुनेगा और उनके साथ सरकार चलाएगा, उनका विधायिका से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा अमेरिका में होता है। जबकि जो भारत में जो संसदात्मक शासन प्रणाली ली, ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहाँ से? ब्रिटेन से। अपन ने पढ़ा था संविधान के स्रोत, है ना। संविधान के स्रोत में अपन ने पढ़ा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली अपन ने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया। कहाँ से? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या है? इसमें एक होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका या व्यवस्थापिका होती है। इसी विधायिका या व्यवस्थापिका में से कुछ व्यक्तियों को चुन के क्या बनाया जाता है? कुछ व्यक्तियों को चुन के बनाते हैं मंत्री परिषद। क्या बनाएंगे? कुछ व्यक्तियों को चुन के बनाएंगे मंत्री परिषद। और यह मंत्री परिषद, इसी मंत्री परिषद को बोलेंगे अपन कार्यपालिका। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। मंत्री परिषद प्लस राष्ट्रपति, है ना, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे कार्यपालिका। तो देखो कार्यपालिका किसके द्वारा बनाई गई? ये विधायिका द्वारा बनाई गई। तो मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना। अगर इस व्यक्ति ने मंत्री परिषद बनाई है तो ये व्यक्ति इसके प्रति तो उत्तरदायी होगा ही सही। तो अपन बोलेंगे ये इसके प्रति क्या है? उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 बोलता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 क्या बोलता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? विधायिका। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना। अब जब उत्तरदायित्व कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति है ना, तो इसी चीज को बोलते हैं अपनी संसदात्मक शासन व्यवस्था।
तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता निम्न से कौन से कथन से सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? देखो, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। आप अपन अखबार पढ़ते हैं तब आता है ना कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया, कॉमनवेल्थ गेम में इतने गोल्ड मेडल जीते, है ना। तो ये वो कौन सा राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमनवेल्थ। क्या? कॉमनवेल्थ। अभी कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ है ब्रिटेन ने जो अपने जितने भी देशों को उपनिवेश बना रखा था, ब्रिटेन ने जितने भी देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था स्वतंत्रता के बाद में, वो सारे देश क्या हो गए? सारे देश एक जगह आते हैं, है ना। और ब्रिटेन की शरण में सारे देश क्या करते हैं? एक जगह आकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। जैसे G20 एक संघ है, वैसे कॉमनवेल्थ भी एक संघ बनाते हैं। तो भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन भारत जब चाहे कॉमनवेल्थ से निकल सकता है, क्योंकि वो संप्रभु राष्ट्र है। भारत संप्रभु राज्य है ना, कभी भी चाहे तो उसे निकल सकता है। तो भारत ये राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्या सही बात है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, क्या ये बात सही है? नहीं, भारत जब चाहे संप्रभु ये कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकता है, इससे भारत की कोई भी संप्रभुता कम नहीं होगी, है ना? तो एक ऑप्शन एक सही, ऑप्शन 2 गलत है, तो केवल ऑप्शन एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है ना। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? ये IAS 3 2020 का क्वेश्चन है ना। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है ना। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? सभी राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं क्या? नहीं, एक राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा होगा या जो गठबंधन वाली सरकार है वो मिलकर बनाएगी, है ना। सभी राजनीतिक दल तो उसमें नहीं आएंगे, कुछ तो विपक्ष में भी बैठेंगे। ये ऑप्शन भी होगा गलत। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है ना। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अभी अपन ने बात की कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी है ना। ये ऑप्शन हो गया अपना सही। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। कि लोग सरकार को चुनते हैं, सही बात है, लोग सरकार को चुनते हैं, लेकिन क्या लोग सरकार को हटा सकते हैं? नहीं। अगर कोई एमएलए, जैसे हमारे कोई एमएलए है वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो क्या मैं जाके उनको हटवा सकता हूँ? हम नहीं हटा सकते, 5 साल बाद में हटा सकते हैं, है ना। विधायिका हटा सकती है, ये काम कर सकती है विधायिका। तो लोगों का ये काम नहीं है, हटाने का काम लोग नहीं करेंगे। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। सरकार विधायिका सरकार चुनती है, लेकिन निर्धारित समय अवधि से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। कैसा हो सकता है? नहीं। एक चीज होती है अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली मई के अंदर, है ना, जून के अंदर, अगर आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो आज ही नरेंद्र मोदी को क्या देना पड़ेगा? भारत के प्रधानमंत्री को ये त्याग पत्र देना पड़ेगा, तो सरकार तो गिरी जाएगी, है ना। तो ये चीज क्या होती है? समय अवधि से पूर्व भी हटाई जा सकती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी होगा गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में अलग है? देखो, वास्तविक और नाममात्र दोनों में प्रकार की कार्यपालिका भारत में है, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में वास्तविक कौन है? वास्तविक वहां का प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का कौन? तो वहां की जो रानी एलिजाबेथ है, उन नाम मात्र की क्या है? उन नाम मात्र की कार्यपालिका है। भारत में भी ऐसा ही है, नाम मात्र का कार्यपालिका कौन? जो राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। दोनों बातें सही है, भारत में भी सही है, ब्रिटेन में भी सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है ना। ये भारत में जो मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, तो ये भी बात सही है। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका है ना, 2 सदन है विधायिका के, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही वहां पे भी हाउस ऑफ चैम्बर्स, हाउस ऑफ काउंसिल, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है भारत में, तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, यानी अगर संसद कोई कानून पारित करती है तो भारत में तो उसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, है ना, और न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है
और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसको गलत साबित वो शून्य करार कर सकता है। लेकिन अगर ब्रिटेन की संसद ने कोई कानून पारित कर दिया ना, तो ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो ऐसा नहीं कर सकती कि उनपे उस कानून को रद्द कर दे। ब्रिटेन की न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास नहीं है। ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। हाँ, तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली दोनों में सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? देखो, संसदीय शासन प्रणाली है ना, उसमें कौन सा सिद्धांत निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। क्या मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं भारत में? भारत में जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि विधायिका ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करती है ना। ये देखो, विधायिका किसका निर्माण करेगी? मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगी। मंत्री विधायिका के सदस्य है ना, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ये भी अपन ने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पे बने रहते हैं। अभी अपन ने बात की कि अगर कल ही अगर ये विधायिका चाहे तो अविश्वास पारित करके क्या कर दे, प्रधानमंत्री को पद से हटा सकती है ना। तो ये क्या है, विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक ही सरकार बनी रहेगी। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? नहीं। राज्य का अध्यक्ष कौन? राज्य का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। राज्य राज्य कौन है? स्टेट। अभी अपन में बात की कि राज्य क्या होता है, तो राज्य का अध्यक्ष ही क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ऐसा गलत है। भारत में जो राज्य है ना, इस राज्य का अध्यक्ष तो कौन है? इस राज्य का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। भारत में राज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन है? विधायिका मंत्रिपरिषद जो होती है, उस मंत्रिपरिषद में से जो एक व्यक्ति होता है उसको, जो उनका उस ग्रुप का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है और वही अध्यक्षता करता है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री, है ना, न कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो नहीं करेगा ना, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो सही है। तो ऑप्शन एक और ऑप्शन दो ही सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। अपन ने बात की कि राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति प्रणाली है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसमें समस्त शासन की शक्तियां किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति ही क्या करता है? जो मंत्रियों का निर्वाचन करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। वो या तो खुद करेगा उस कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग, या मंत्रिपरिषद के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और इस प्रणाली को बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। क्या बोलते हैं इस प्रणाली को? अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, कहाँ पे है? अमेरिका में। सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उपयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय है ना? संवैधानिक सरकार के आशय क्या है? संवैधानिक सरकार वो सरकार होती है जो संविधान के अंदर काम करती है, संविधान से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, है ना। इसे राष्ट्रीय परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां नहीं ना। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां नहीं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो, ये है ना। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध है उसी को बोलते हैं संवैधानिक सरकार। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, लप्पू सवाल। संवैधानिक सरकार का क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होता है वेलफेयर स्टेट। क्या होता है? वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी क्या राज्य, क्या कल्याणकारी राज्य का काम है सर्वोदय, क्या यानी सभी लोगों का क्या करना है, हमें विकास करना है। कल्याणकारी राज्य होता है जो सर्वोदय पे काम करे, किस पे काम करे, सर्वोदय, यानी सभी लोगों का हमें विकास करना है। लेकिन सर्वोदय से पहले, सर्वोदय के अंतर्गत तो कौन व्यक्ति आ गए, सभी लोगों का विकास करना है, यानी जो मुकेश अंबानी है ना उसका भी विकास करना है। क्योंकि सरकार मुकेश अंबानी का कोई विकास कर सकती है ना, मुकेश अंबानी का कोई भी विकास नहीं कर सकती कौन, सरकार, क्योंकि उसके पास पहले बहुत सब कुछ है ना। लेकिन एक सर्वोदय में ही कुछ लोग आते हैं अंत्योदय में, है ना। सर्वोदय में सबसे पहले ध्यान किस पे दिया जाना चाहिए, अंत्योदय में, यानी जो समाज के, जो क्या बोलते हैं उसको, टेल्समैन का सिद्धांत बोलते हैं ना, कि समाज में जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना उसका भी उदय होना चाहिए, ये सरकार का काम है। यानी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ना उसका भी उदय होना चाहिए, ये सरकार को देखना होगा। तो इस सरकार का काम क्या है, ये लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है, सर्वोदय देखेगी, इन सर्वोदय से पहले अंत्योदय देखेगी। अंत्योदय में गरीब से गरीब व्यक्ति का भी क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए, उसके लिए भी काम किया जाना चाहिए। क्योंकि मुकेश अंबानी अपनी सारी परिस्थितियां खुद संभाल सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो 200 रुपये दिन का कमा रहा है वो सारी परिस्थितियां नहीं संभाल सकता। वो अपने बिजली का बिल नहीं भर सकता, वो ये क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता, है ना। उसके लिए राशन की सुविधा भी चाहिए, वो अपना राशन का भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, राशन भी चाहिए। तो ये सब चीजें कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी है, वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है जो सबसे पहले अंत्योदय की बात करें, बाद में सर्वोदय की बात करें, है ना। तो सबसे पहले अंत्योदय, तो लोक कल्याणकारी राज्य। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये बात आती है सर्वोदय की, सबका विकास करना है हमें, तो है ना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सर्वोदय में। लेकिन अगर इसमें मुकेश अंबानी का कल्याण हो रहा है, अधिकतम लोगों का अधिक कल्याण, इसके तहत मुकेश अंबानी को भी 100 रुपये मिल रहा है, गवर्नमेंट मुकेश अंबानी को भी 100 रुपये दे रही है, और एक जो गरीब व्यक्ति है उसको भी 100 रुपये दे रही है। क्योंकि इसके इस व्यक्ति के 100 रुपये काम में आएंगे, मुकेश अंबानी के 100 रुपये काम में आएंगे क्या, नहीं, उसके लिए इन 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है, है ना। तो क्या हो, अगर ये 100 रुपये भी सरकार किसको दे दे, ये गरीब व्यक्ति को दे दे, तो इसके 200 रुपये हो जाएंगे और ये अपनी आमदनी बढ़ा सकता है ना, ये चीज होती है। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन पहले गरीब का होना चाहिए कल्याण। तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये सही बात है ना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। कमजोर वर्गों का कल्याण ही क्या है, अंत्योदय है ना। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है, जो गरीब लोगों का कल्याण करे, अंत्योदय की बात करे। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्या वही हो गया क्या, तो कल्याणकारी राज्य वो हो जाएगा कि जो सभी राज्यों को सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा सुरक्षा भी उपलब्ध कराओ, है ना। मुकेश अंबानी के पास तो सिक्योरिटी है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी भी चाहिए, इसके लिए पुलिस चाहिए, है ना, पीडीएस राशन चाहिए ना, तो हर प्रकार की चीज होगी ना, तब वो कल्याणकारी राज्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है ना, अभी हमने बात की कि हम भारत के लोग, कौन, हम भारत के लोग। भारत में जो भी राजनीतिक सत्ता है वो कहाँ से बनता है, राजनेता जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना। तो हम भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, या तो जनता आएगा या संविधान आएगा। लेकिन जब भी बात कर लेना कि सर्वोच्च कौन है, तो संविधान सर्वोच्च है, लेकिन राजनीतिक शक्ति की बात कर लेना तो जनता सर्वोच्च है। राजनीतिक शक्ति की बात करते जनता का नाम आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है ना, गणतंत्रात्मक राज्य ना, गणतंत्रात्मक राज्य कौन सा होता है भैया, गणतंत्रात्मक राज्य कौन सा होता है ना। तो गणतंत्रात्मक वो राज्य होता है जिसका मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा
चुना निर्वाचित होता है, जिसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है, यानी वंशानुगत, वंशानुगत नहीं, जिसका मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में क्या चल रहा है, राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। जब भारत में ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा। अभी द्रौपदी मुर्मू है, उससे पहले कौन थे, ये रामनाथ कोविंद जी थे, है ना। तो सब अलग अलग टाइम में बनते जाते हैं। कौन चुनती है, जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता एमएलए को चुनेगी, जनता एमपी को चुनेगी, और वही एमएलए एमपी बाद में राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुन रही है, जनता ही चुन रही है ना। तो उसको बोलते हैं गणतंत्रात्मक राज्य। अब बात करते हैं इसकी। भारत एक गणतंत्र क्यों है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, इसलिए नहीं, सभी मामलों में ये अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं है ना। संसदीय शासन नहीं है भारत में, संसदीय शासन तो है ही। लेकिन अपन गणतंत्र की बात करें, क्यों बोलते हैं गणतंत्र, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है ना, वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा नहीं है, वंशानुगत नहीं है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये चीज होनी चाहिए कि भारत में जो मुखिया है ना, वो वंशानुगत शासन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कौन निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? एक शब्द यूज हुआ है इसमें, परिसंघीय। परिसंघीय का अर्थ होता है कि संघ के पास भी शक्तियां हैं और राज्य के पास भी शक्तियां हैं, यानी शक्तियों का क्या हो रहा है, बंटवारा। संघ व राज्यों में मध्य और शक्तियों का बंटवारा, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिसंघीय संघ, है ना। कौन सा संविधान, परिसंघीय संविधान वो बोलते हैं जिसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो। इसकी दो विशेषताएं होती है, एक होती है संघात्मक प्रणाली, एक होती है एकात्मक प्रणाली। परिसंघीय में एक होती है संघात्मक प्रणाली, एक होती है एकात्मक प्रणाली। यानी संघात्मक प्रणाली कौन सी, ये संघ अलग है ना। इस संघ का अर्थ क्या है, इस संघ का अर्थ है ये यूनियन, है ना, यानी देश, है ना। जबकि ये संघ का अर्थ है यहाँ पे केंद्र, जबकि यहाँ पर क्या है, संघ का अर्थ, ये संघात्मक का अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों का, ये दोनों का जो संबंध है इसको बोलते हैं संघात्मक। तो एक होती है संघात्मक प्रणाली, इसके अंदर क्या होता है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका तो यार देश में भी वो केंद्र स्तर पे भी स्वतंत्र है और राज्य पे भी स्वतंत्र है। राज्य में भी न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र के स्तर पे भी न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, इस संघ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि केवल राज्य द्वारा की, ये स्टेट द्वारा की जाती हो, क्या बोलते हैं, केंद्र द्वारा की जाती हो, राज्य द्वारा नहीं की जाती हो, वो चीज आएगी एकात्मक में। जैसे राज्यपाल का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, क्या राजस्थान चाहिए तो अपने राज्यपाल का चुनाव कर सकता है, नहीं, कौन करेगा, केंद्र ही राज्यपाल का चुनाव करता है। तो ये हो गई इसकी एकात्मक शक्ति, है ना? तो कुछ शक्तियां एकात्मक होती है, कुछ शक्तियां संघात्मक होती है। संघात्मक शक्ति स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मक शक्ति है ना। इसके अलावा संघात्मक में एक और द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका,
क्या द्विसदनीय विधायिका संघात्मक है क्या? हाँ, क्यों? राज्य स्तर पे भी क्या होती है? दो, एक विधान परिषद और एक विधानसभा हो सकती है ना। और ये केंद्र स्तर पे क्या होती है? राज्यसभा और लोकसभा। तो ये दोनों चीजें किस चीज को दर्शाती है? ये द्विसदनीय विधायिका को दर्शाती है। तो संघात्मक में बेसिकली वो चीजें आती है जो केंद्र के लिए भी उपयोगी है और राज्य के लिए भी उपयोगी है। लेकिन एकात्मक जो विशेषता है, परिसंघीय की जो एकात्मक विशेषता है, इसमें केवल वही चीजें आती है जो जिनकी शक्तियां केवल केंद्र के पास है ना? राज्यपाल का चुनाव करने का विषय केवल केंद्र के पास है ना? राज्यपाल का चुनाव नहीं कर सकता। जबकि द्विसदनीय विधायिका का चुनाव कौन करता है? राज्य भी करता है, केंद्र भी करता है। तो परिसंघीय दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक संघात्मक से, एक एकात्मक से। भारत का संविधान कभी कभी संघात्मक होता है, कभी कभी एकात्मक होता है। नॉर्मली तौर पे भारत का संविधान संघात्मक होता है, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति आती है तब भारत का संविधान कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। ये कोटेशन है भीमराव अम्बेडकर का कि भारत का संविधान, भीमराव अम्बेडकर का कोटेशन क्या है? भारत का संविधान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है? नॉर्मली बिहेव करता है संघात्मक की तरह, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक हो जाता है। तो पूछा है कि परिसंघीय है संविधान लिखित और अनम्य, क्या ये परिसंघीय विशेषता? नहीं, परिसंघीय क्या होती है? संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिसंघीय बोलते हैं ना। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परिसंघीय बोलते हैं। अगर इसको मैं बोल दूं कि यार अर्धसंघीय है, यहाँ पर तो बोल दिया परिसंघीय, तो अर्धसंघीय है, यानी आधा तो क्या है? संघीय है और आधा एकात्मक है, उस चीज को बोलते हैं अर्धसंघीय। अभी चलते अभी बात करते हैं उसके बारे में। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक तत्व है, अभी अपन ने बात की है ना, ये एकात्मक तत्व जिसे राज्यपाल का चुनाव, ये एकात्मक तत्व है ना। जैसे आपातकाल का प्रबंध करना, ये एकात्मक तत्व है, ये केवल सेंटर से कर सकता है। राज्यपाल चाहे तो आपातकाल नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल लगा सकता है, तो वो शक्ति किसके पास? केवल सेंटर के पास है, उसको बोलता है एकात्मक। जैसे नागरिकता, एकल नागरिकता है, ये एकात्मकता का लक्षण है। इसमें लिख सकते हैं एकल नागरिकता, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि एकात्मक लक्षण कौन कौन सा है। एकात्मक लक्षण वो जिनका संबंध केवल संघ से है ना, कि केंद्रीय केवल इन पे कानून बना सकता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये एकात्मक लक्षण है। ये एकात्मक लक्षण नहीं है, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो क्या है? राज्य के पास भी है, राज्य भी तो चाहे तो संघ शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर सकता है ना, पंचायती राज को कर देता है ये, तो ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति क्या मैं कर सकता हूँ? मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ राजस्थान का, तो क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति कर दूँ? नहीं, ये राष्ट्रपति का काम है ना। तो ये केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, संघ में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ। राज्यसभा में सीटों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये भी किस चीज को दिखाता है? कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिनिधित्व है ना। अगर राज्य चाहे तो क्या अपनी राज्यसभा सीटों को बढ़वा सकता है? नहीं बढ़वा सकता। कौन बढ़ाता है? केंद्र बढ़ाता है ना। तो ये चीज भी एकात्मक लक्षण को बताती है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का काम किसका? न्यायपालिका का। न्यायिक पुनरावलोकन कौन करती है? न्यायपालिका करती है। अब न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका तो यार राजस्थान में भी तो उच्च न्यायालय है, सेंटर पे सर्वोच्च न्यायालय, तो दोनों के पास अधिकार है, तो यह भी एकात्मक लक्षण को नहीं दर्शाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन करेगा? केंद्र ही करवाएगी। अखिल भारतीय सेवा राजस्थान तो करवा नहीं रही है ना, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। तो एक एकात्मक लक्षण नहीं, 2, 3 और 5, कौन सा ऑप्शन आएगा? 2, 3 और 5 ये एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति का विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति का, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही बात है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही बात है। संघबद्ध इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, राज्यसभा में सबको समान प्रतिनिधित्व है। अभी राजस्थान में कितनी सीट है? राजस्थान में
संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। राज्यसभा में राजस्थान के पास 25 सीट है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे जिनके पास एक ही सीट है ना, कोई किसी के पास 2 ही सीट है, जबकि यूपी जैसे राज्यों के पास 80 सीट है। तो ये सब चीजें किसको दिखाती है? ये सब चीजें दिखाती है कि सीटों का असमान रूप से वितरण है, समान रूप से वितरण नहीं है। तो ये भी सही बात है। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारत एक संघ राज्य पद्धति की जो विशेषता है ये नहीं है, ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है। भारत संघ में संघबद्ध होने वाली इकाइयां कौन कौन सी हैं? राज्य, जो राजस्थान के जो 28 राज्य, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे मिलके तो भारत बना हुआ है। क्योंकि ये सब मिलके ये बता रहे हैं कि नहीं, कि राजस्थान बोल रहा है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये सहमति है मेरी और भारत की, राजस्थान और भारत के बीच में सहमति है क्या कि मैं आपके साथ हूँ। जब चाहे राजस्थान हट सकता है क्या भारत से? नहीं हट सकता। तो ये सहमति नहीं है, ये इनकी बाध्यता है, ये रहेंगे साथ में, है ना। तो ये एक सहमति नहीं है, सहमति का परिणाम नहीं है, ये क्या है? ये अभिन्न अंग है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो क्या है? अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। पूछा ना विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। देखो मैंने अभी आपसे बताया था क्वासी फेडरल, ये होती है अर्धसंघात्मक, है ना, क्वासी फेडरल बोलते इसको। और अभी एक बात की थी मैंने, परिसंघीय। परिसंघीय क्या होता है? परिसंघीय होता है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो। एक बात, केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, लेकिन किस प्रकार है? कुछ विशेषताएं तो इसमें संघवाद की है, कुछ विशेषताएं तो इसमें संघवाद की है, यानी केवल केंद्र ही उनके ऊपर ये है। संघवाद क्या है? संघवाद हुआ है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। कुछ विशेषता इसमें एकात्मक शासन की है ना। तो कुछ विशेषता संघवाद की है, कुछ विशेषता एकात्मक की है। तो यार ये न तो पूरी तरह से संघ बन पा रहा है, न पूरी तरह से एकात्मक बन पा रहा है, न तो पूरी तरह से संघवाद है, न पूरी तरह से एकात्मक है। इसलिए इसको बोलते हैं कि न तो संविधान क्या है? संघवाद है, न तो संघात्मक है, न एकात्मक है। न तो संविधान संघात्मक है, अभी मैं बोल दूं कि भारत का संविधान संघात्मक है, तो आप क्या बोलोगे? संघात्मक का अर्थ होता है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे कोई भी कानून है, जैसे राज्यपाल की शक्तियां होगी, तो क्या ये केंद्र ये राज्य कानून बना सकता है? उस पर नहीं बना सकता। तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि भारत का संविधान संघात्मक है। अब मैं बोलूं भारत का संविधान तो एकात्मक है ना, यानी केवल केंद्रीय कानून बना सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं ना जिन पे राज्य भी कानून बना सकता है ना, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे द्विसदनीय विधेयक, है ना। तो मेरा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि भारत का संविधान एकात्मक है। तो भारत का संविधान कैसा है? न तो संघात्मक न एकात्मक, दोनों का मिश्रण है। न तो संघात्मक है न एकात्मक है, दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक प्रणाली का मिश्रण। भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण। ठीक बात, तो हो जाएगा। क्वेश्चन है अर्धसंघात्मक क्या है? अर्धसंघात्मक क्या होता है? भारत का संविधान न तो संघात्मक है नहीं एकात्मक है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही बात है। न तो संघात्मक है नहीं एकात्मक है, ये सही बात है कि न तो पूरी तरह से संघात्मक है नहीं एकात्मक है, इसी कारण इसको अर्धसंघीय बोल रहे हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही ढंग से व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण क्या है? कथन की सही ढंग से व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? किसने कहा था भैया? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था?
ये कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अभी केसी व्हीलर भाई साहब है, इन्होंने भी कुछ कहा। तो केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान के संघवाद के बारे में क्या कहा? भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक। भारत का संघवाद अर्धसंघात्मक है। तो भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक है केसी व्हीलर ने कहा था, क्योंकि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत का संघवाद भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? भारत अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। ठीक है, केसी व्हीलर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघवाद कहा था। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है ना? मैंने भी एक कोटेशन बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान साधारण परिस्थितियों में संघात्मक है, जबकि आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान साधारण परिस्थितियों में संघात्मक है, जबकि आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कोटेशन जो इनसे इंस्पायर्ड है, यह भीमराव अंबेडकर से ही, भीमराव अंबेडकर द्वारा ही कहा गया है कि भारतीय संविधान को संघवाद नामक तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। इसको कहीं कहीं पर एकात्मक, कहीं कहीं पर संघात्मक बनाया गया है। इस संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, कहीं कहीं पर इसको एकात्मक भी बनाया गया है। ऐसा कौन बोलता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर के जो 3 टॉपिक है वो अपने खत्म हो चुके हैं। अनुसूची हो गई, इसके अलावा अपन ने कौन सी पढ़ लिया? अनुसूची के अलावा अपन ने पढ़ा था ये शासन प्रणाली पढ़ ली, और एक और टॉपिक पढ़ लिया। अनुसूची पढ़ ली, शासन प्रणाली पढ़ ली, कोई क्या पढ़ा था? एक और अपन ना ये प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ ली। तो ये भारत की जो संविधान है इसके 3 टॉपिक हो चुके हैं। आज अपना लेक्चर सीरीज, तीसरा लेक्चर सीरीज है एमसीक्यू का, है ना? इसमें अपन ने 3 टॉपिक कर लिए, 2 टॉपिक 5 टॉपिक पहले कर लिए, 3 टॉपिक अब कर लिए, टोटल 8 टॉपिक अपने खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी लेक्चर सीरीज में अपन आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। नमस्कार।